सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से समास शब्द बना है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जब एक नया पद बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों को या पदों को मिलाकर जो एक नया पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे लंबा है उधर जिसका, तो यहाँ पर हमने जो लंबा है उधर जिसका, इसे जब हम संक्षिप्त करते हैं और संक्षिप्त करके जब हम इसे लंबोदर के रूप में कहते हैं तो यही संक्षिप्तीकरण करना ही हमारा समास कहलाता है। तो इस तरह से दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त करके जो एक नया पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। जैसे चौमासा, चार मासों का समाहार। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान जी। तो महान है जो वीर हम यह ना कह करके जो सिर्फ महावीर कहते हैं, यही महावीर कहना या महावीर लिखना ही हमारा समास कहलाता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना अथवा दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिला करके एक नया सार्थक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। समास के दो वर्ग होते हैं, एक होता है समस्त पद और दूसरा है समास विग्रह। समस्त पद में अलग अलग पदों को एक पद में कर लिखना ही समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद मतलब एक पद को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। यानी अलग अलग पदों को एक पद में लिखना समस्त पद कहलाता है और एक पद को अलग अलग करके लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे चौमासा या चंद्रमुख। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, इतना चंद्रमा के समान मुख, यह हमारा समास विग्रह है। और जब हम इस चंद्रमा के समान मुख को सिर्फ चंद्रमुख लिख देते हैं तो यह हमारा समस्त पद कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसके लिए संक्षिप्त में हम एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, दादा अब तक। दा से द्वंद्व समास, दा से द्विगु समास, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास। इस तरह से दादा अब तक इस ट्रिक के माध्यम से हम समास के 6 भेदों के नाम याद कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा तत्पुरुष समास है, उस तत्पुरुष समास के भी समास के तरह ही 6 भेद होते हैं। द्वितीया कर्मकारक तत्पुरुष समास, तृतीया करणकारक तत्पुरुष समास, चतुर्थी संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, पंचमी अपादान कारक तत्पुरुष समास, षष्ठी संबंध कारक तत्पुरुष समास, सप्तमी अधिकरण कारक तत्पुरुष समास के भेद से। जो यह हमारा समास है, इस समास के 2 पद होते हैं। मैं अंग की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। समास के जो 2 अंग होते हैं वो समस्त पद और समास विग्रह है, लेकिन बात यहाँ हो रही है समास के 2 अंगों की, 2 पदों की। तो समास के 2 पद होते हैं, पहला आपका पूर्व पद है और दूसरा उत्तर पद। यानी पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा जल हमारा यह समस्त पद है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हमारा बनता है गंगा का जल। अब गंगा जल में 2 पद हैं, पहला पद है गंगा, दूसरा पद है जल। तो जो पहला पद गंगा है इसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद जल है इसे हम उत्तर पद कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार से राजपुत्र, राजपुत्र में भी दो पद हैं। पहला पद है राजा और दूसरा पद है पुत्र। तो जो पहला पद राजा है, राजा पूर्व पद होगा और पुत्र उत्तर पद होगा। इस तरह से राजपुत्र का समास विग्रह राजा का पुत्र बनेगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि समास के दो अंग होते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। अलग अलग पद, एक पद को अलग अलग पद में लिखना समास विग्रह कहलाता है और अलग अलग पद को एक पद में लिखना समस्त पद कहलाता है। समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इसके बाद समास के जो 6 भेद हैं, उन 6 भेदों में जो पहला भेद है वह है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और से सभी गौण हो, अर्थात जो पहला पद अव्यय है वही प्रधान हो, वहीं पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के जैसे यथा अवधि, मतलब अवधि के अनुसार, यथा अवधि, जन्म पर्यंत, आजन्म, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। अव्ययी समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसका जो पूर्व पद होता है वह प्रधान होता है, उसी की प्रधानता होती है। और जो पूर्व पद है वो सभी पूर्व पद आगे लगने वाले सभी शब्द अव्यय होते हैं, अव्यय या उपसर्ग होते हैं। जैसे प्रा, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, ये सभी जो उपसर्ग हैं ये जिस शब्द के पूर्व पद में हो, पहले पद में हो, वहाँ पर आप निश्चित रूप से यह जान जाइए कि यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास है। यह अव्ययी भाव समास को समझने की सबसे सरल और आसान ट्रिक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा कि अवधि के समान यथा अवधि, जन्म पर्यंत, आजन्म, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, प्रत्येक दिन अर्थात प्रतिदिन। तो यथा, आ और यथा प्रति ये सभी उपसर्ग हैं, ये सभी अव्यय हैं और इनकी पूर्व पद में प्रधानता होने के कारण यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा समास जो है वह हमारा है तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण दिए हैं, हम इन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे निडर, डर के बिना, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, यथा नाम, नाम के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। आप देखेंगे उदाहरणों में भी नी, प्रति, यथा और प्रति ये सभी उपसर्ग हैं, ये सभी अव्यय हैं और पूर्व पद में प्रयोग होने के कारण ये आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं। जैसे रूप के योग अनुरूप, पेट भर कर, भर पेट इत्यादि ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, अगला जो समास का भेद है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है हे पुरुष। तत्पुरुष जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और सभी पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी सरल शब्दों में यह जान लीजिए कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दो पदों के बीच में कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। और यह जो तत्पुरुष समास है यह आपका 6 प्रकार का होता है। जैसे कर्म कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास के भेद से। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। और आपको ये भी बात बताई गई है कि तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें कारक चिन्ह जो दो पदों के बीच में होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे गंगा का जल में का जो है यह कारक चिन्ह है, षष्ठी भक्ति में का, के, की, ना, ने, नी यह मिलता है जो चिन्ह,
यही इस चिन्ह का तत्पुरुष समास में लोप हो जाता है तो वह बन जाता है गंगा जल। तो इस तरह से अब अगला प्रश्न बनता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्मकारक तत्पुरुष समास, करणकारक तत्पुरुष समास, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास, संबंध कारक तत्पुरुष समास और अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा जो अगला जो हमारा कर्मकारक तत्पुरुष समास है उसका उदाहरण है कि जिस समास में पूर्व पद में कर्मकारक का लोप होता है उसे कर्मकारक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर जो को कर्मकारक का चिन्ह है उस चिन्ह का लोप हो जाता है और उसके बाद फिर आपका स्वर्ग प्राप्त, शरणागत, मृत्युंजय, यश प्राप्त ये सभी शब्द बनते हैं जो कर्मकारक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। करण कारक तत्पुरुष समास में करण का चिन्ह अर्थात से का लोप हो जाता है। जैसे भूख मरा, भूख से मरा, रेखांकित, रेखा से अंकित, मन गणंत, मन से गढ़ा हुआ, गुण युक्त, गुण से युक्त, गुरुदत्त, गुरु से दत्त, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। तो यहाँ पर आप यह देखेंगे कि जो आपका भूखमरा है, रेखांकित है, मनगणंत है, गुणयुक्त है, गुणदत्त है, इन सभी शब्दों में जो रेखांकित जो करण कारक का चिन्ह है से उसका लोप किया गया है और उसका यही लोप होना ही यहाँ पर आपका करण कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर आपका है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, बलि पशु, बलि के लिए पशु, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, पाठशाला, पाठ के लिए शाला। तो यहाँ पर जो चिन्ह है के लिए इसका जब लोप हो जाता है तो राह खर्च, देशार्पण, बलि पशु, हवन सामग्री, पाठशाला इत्यादि शब्द हमारे बन जाते हैं। इसी तरह से अपादान तत्पुरुष समास में, अपादान तत्पुरुष समास में जो अपादान कारक का चिन्ह से है जिसका प्रयोग अलग अर्थ में किया जाता है उसका लोप कर दिया जाता है और जब उसका लोप हो जाता है तो यहाँ पर आपका अपादान कारक तत्पुरुष समास बनता है। जैसे देश से निकाला, देश निकाला, पद दलित, पद से दलित, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, जन्म से अंधा, जन्मांध, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, गौरव से परिपूर्ण, गौरवपूर्ण इत्यादि। इन सभी शब्दों में जो अपादान कारक का चिन्ह से है उससे चिन्ह का लोप हो जाता है और उसके लोप होने से यहाँ पर देश निकाला, पद दलित, पथ भ्रष्ट, जन्मांध, ऋण मुक्त इत्यादि शब्द बनते हैं जो अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष समास में इसमें संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी इत्यादि विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे जीवन साथी, जीवन का साथी, जीवन साथी, विद्या का भंडार, विद्या भंडार, सिर का दर्द, सिर दर्द, ईश्वर का भक्त, ईश्वर भक्त, सेना का पति, सेनापति। इसमें जो कारक चिन्ह, संबंध कारक का जो चिन्ह का है उसका लोप होकर जीवन साथी, विद्या भंडार, सिर दर्द, ईश्वर भक्त, सेनापति इत्यादि शब्द बन जाते हैं। अधिकरण कारक तत्पुरुष समास में जो अधिकरण कारक की विभक्ति में, पे, पर है इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे दान में वीर, में का लोप होकर बनता है आपका दानवीर। आत्मा पर विश्वासी, पर का जब लोप हो जाता है तो आपका बनता है आत्मविश्वासी। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में का लोप हो जाता है बनता है गृह प्रवेश। नगर में वास, में का लोप हो जाता है तो बनता है नगरवास। इसी तरह से जग बीती, जग पर बीती, पर का लोप हो जाता है तो आपका बनता है जग बीती। इस तरह से अधिकरण कारक में, पर इत्यादि चिन्हों का लोप करके एक जो नया पद बनाया जाता है वो अधिकरण कारक तत्पुरुष समास होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने तत्पुरुष समास
के छवि भेद, अव्ययी भाव के अंतर्गत अव्ययी भाव की परिभाषा, उसके उदाहरण तथा समास के अंतर्गत उसके पद, उत्तर पद, पूर्व पद, समस्त पद, समास विग्रह, समास के भेद, समास की परिभाषा इत्यादि का अध्ययन किया। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में समास पार्ट 2 के विषय में अध्ययन करेंगे। समास पार्ट 1 में हम लोगों ने समास का शाब्दिक अर्थ, इसका संक्षिप्तीकरण होता है, इसके विषय में पढ़ा। फिर समास की परिभाषा तथा समास के अंग और समास के भेद के विषय में अध्ययन करते हुए समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद के विषय में अध्ययन किया था। फिर यह श्रृंखला आगे बढ़ी और हम लोगों ने अव्ययी भाव समास यानी समास के 6 भेदों के अंतर्गत आने वाले पहले भेद अव्ययी भाव समास, इसके बाद तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले तत्पुरुष समास के 6 भेदों के विषय में अध्ययन समास पार्ट 1 में हम लोगों ने किया था। समास पार्ट 2 में हम लोग कर्मधारय समास से इसका अध्ययन करेंगे। जो समास विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण क्या है? जो किसी की विशेषता को बताता है, जिससे किसी वस्तु की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कुर्ती, तो लाल यहाँ पर विशेषण है और कुर्ती विशेष्य है। और इसी तरह से उपमेय और उपमान, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है और उपमान जिससे तुलना की जाती है, इनसे मिलकर के जो शब्द बनते हैं उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य या पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है या उपमेय और उपमान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। अब यहाँ पर आत्मा विशेष्य है, आत्मा का विशेषण है महान, और आत्मा की विशेषता जो महान यह बताया जा रहा है यह विशेषण है, आत्मा विशेष है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। ठीक इसी तरह से काली मिर्च, काली विशेषण है, मिर्च विशेष्य है। मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, किससे बताई जा रही है? काली से। काली क्या है? विशेषण है, क्योंकि इससे विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है। इसी तरह से महान है जो राजा, राजा विशेष्य है, राजा की विशेषता क्या है? उसकी महानता, इसलिए ये विशेषण है। तो जहाँ पर एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है, वहाँ पर हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे पीला है जो अंबर, पीतांबर। इसके बाद फिर हमारा अगला समास है कर्मधारय समास के अंतर्गत कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे चरण कमल। अब यहाँ पर चरण जो है वह क्या है? वह विशेष्य है। विशेषण क्या है? कमल, यानी कमल के समान चरण। चरण की विशेषता क्या है? कमल। कमल की विशेषता क्या है? कोमलता। जिस तरह से कमल का पुष्प कोमल होता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कोमल है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन विशेष्य है, कमल विशेषण है।
नीला गगन, गगन विशेष है और नीला विशेषण है, इसलिए जहाँ पर एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। इसके बाद हमारा अगला समास है बहुव्रीहि समास, जिसमें ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इनके अतिरिक्त अन्य पद जहाँ प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ हमारा बहुव्रीहि समास होता है। यानी अन्य पद समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा की विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे दस आनन, दस हैं आनन जिसके, यहाँ पर ना दस की प्रधानता है ना आनन की। आनन माने होता है मुख, ना तो दस की प्रधानता है और ना ही आनन की प्रधानता है। प्रधान किसकी है? दशानन अर्थात रावण की प्रधानता है, तो इसलिए आपका बहुव्रीहि समास है। पंच आनन, पांच हैं मुख जिसके, पांच आनन पंच मुख, पांच मुख हैं जिसके अर्थात शंकर जी। ना पंच की प्रधानता है ना मुख की प्रधानता है, प्रधानता किसकी है? शंकर जी की। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, ना गिर की प्रधानता है ना धारण करने वाली की प्रधानता है, यानी ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, तो प्रधान कौन सा पद है? अन्य पद प्रधान है। इसलिए जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, अपितु इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका दशानन, पंचानन, अंशु माली, अंशु है माला जिसकी, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, इत्यादि में बहुव्रीहि समास है। समास का अगला भेद है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत सरल समास है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। आप बस इतना जान लीजिए कि जिस पद में पहला पद संख्यावाची हो वहाँ पर आप पक्का मान लीजिए कि यहाँ पर आपका द्विगु समास है। जैसे पंचवटी, पांच वटों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। इसके अलावा त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, अठन्नी, आठ आनों का समूह, दोपहर, दो पहरों का समूह, दो राहा, दो राहों का समूह, ये सभी आपका द्विगु समास का उदाहरण है। तो जिस समास में पहला पद आपका संख्यावाची होता है वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है। अगला समास है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी। और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। इस तरह से आपको द्वंद्व समास में एक और ट्रिक हम आपको बताते हैं। वह ट्रिक है कि इसमें दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है जिसे हम अंग्रेजी में डैश बोलते हैं, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और, एवं, तथा, या, अथवा, ये इन समुच्चय बोधक शब्दों से दोनों शब्द पूर्व पद और उत्तर पद जुड़े हुए होते हैं। जैसे हानि, लाभ, हानि और लाभ के बीच में आपको योजक चिन्ह मिल रहा है, डैश मिल रहा है। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो यह हो जाएगा हानि या लाभ। या क्या है? समुच्चय बोधक शब्द है। नारी, नर, नारी, नर नारी के बीच में आपको योजक चिन्ह मिल रहा है, डैश का चिन्ह मिल रहा है। जैसे ही हम इसका समास विग्रह करेंगे, नर और नारी, योजक चिन्ह, योजक शब्द हमारा मतलब समुच्चय बोधक शब्द हमारा और शब्द मिल रहा है। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा इत्यादि। तो इस तरह से हम लोगों ने द्वंद्व समास के विषय में भी अध्ययन किया। अब आपको यहाँ पर समास की एक ट्रिक वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसको बताने के लिए हम आपको और एक बार पुनः इसका रिवीजन करना चाहते हैं
तो आइए हम लोग चलते हैं एक बार पुनः सरल रूप में समास की पूरी परिभाषा की चुटकियों में 2 मिनट में रिवीजन करने के लिए। पहला समास है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास है। जिस समास में न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास है। जिस समास में एक पद विशेषण दूसरा विशेष होता है वह कर्मधारय समास है। और जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास है। चुटकियों में आपने 1 मिनट के अंदर समास की पूरी परिभाषा याद कर ली। एक बार पुनः हम आपको बताते हैं, आप ध्यान सुनिएगा। जिस समास में पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान होने पर तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान होने पर द्वंद्व समास, न पहला पद प्रधान होने पर न दूसरा पद प्रधान होने पर अपितु अन्य पद प्रधान होने पर बहुब्रीहि समास, संख्यावाची द्विगु समास, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होने पर होता है कर्मधारय समास। तो इस तरह से समास पार्ट 2 में हम लोगों ने समास के बचे हुए भेदों के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्कार।